बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सुबह अच्छी हुई होगी, मज़े में होंगे, कॉफ़ी चाय आपको मिल गई होगी और आप ऑफिस जाने के लिए तैयार होंगे। बच्चों की छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं, ये भी एक बच्चों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, दो के पेरेंट्स के लिए बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि समर वेकेशन का काम जो बच्चे जल्दी ख़त्म कर लेते हैं और उसके बाद जो माँ बाप के लिए मसला होता है ना, क्योंकि घर के अंदर जो उधम मचा होता है वो पेरेंट्स के लिए हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दो के बहुत सारे मैं देख रही थी आजकल लोग सैर करने के लिए नॉर्दर्न एरियाज़ भी जा रहे हैं। अच्छी बात है, अच्छी ब्रेक मिलनी चाहिए, हर एक का राइट है, लेकिन इस महंगाई के दौर में सबके लिए जाना दो आई अंडरस्टैंड के मुश्किल हो जाता है। बट आई होप कि आप अपनी घर में अपनी फैमिली के साथ भी उतना ही क्वालिटी टाइम स्पेंड करे होंगे, जिसके लिए आपको कहीं और अगर आप नहीं जा सकते तो इट्स ओके, यू कैन स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली एट होम। सो जनाब, ये तो है कुछ समर वेकेशन के हवाले से बातें, लेकिन एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट वो है महंगाई और बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जो रावलपिंडी का लियाकत बाग है उसमें जमात इस्लामी का धरना जारी है। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान जी मुज़ाकरात का दूसरा दौर अभी शुरू नहीं हो सका है, जबकि अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान साहब ने कहा कि आज हुकूमत ने हमारी खवातीन के रास्ते रोके हैं, ये हुकूमत फसायत है, वो इससे बाज नहीं आ रही। बिजली के मामले पर जी ताजरों ने भी आज से सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया है, जबकि तहरीक इंसाफ ने भी जमात इस्लामी का जो धरना है इसकी हिमायत कर दी है। दूसरी तरफ जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के जो मखसूस नशिस्तों के फैसले हैं उस पर अमल दरामद की रोशनी में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के मजीद 93 अरकान को तहरीक इंसाफ का रुकन तस्लीम कर लिया है, जबकि साबिक वफाकी वजीर जो फवाद चौधरी साहब है उन्होंने दावा किया है कि हुकूमत 3-4 माह में खत्म होने वाली है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि पंजाब से जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उसके 29 और पख्तूनख्वा असम्बली के 58 हैं, सिंध असम्बली के 6 अरकान जो है उनको तहरीक इंसाफ का करार दे दिया गया है। और साथ साथ ये भी खबर है कि हुकूमत की जानिब से चीफ जस्टिस को जो टारगेट करने और सोशल मीडिया पर उकसाने की पोस्ट के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला किया गया है, जबकि एहसन इकबाल साहब जो वफाकी वजीर हैं ख्वाजा आसिफ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि चीफ जस्टिस के कत्ल के फतवे देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी इस तरह की शर्मगेजी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दूसरी जानिब जी कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे तलब किया गया है, जिसके 43 निकाती एजेंडा के मुताबिक हुकूमत की जानिब से इलेक्शन एक्ट में तरमीम का एक और बिल भी पेश किया जाएगा। इसी सारी सूरत हाल पर तज्जिया ले लेते हैं। हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं सलमान आबिद साहब, उनको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। सलमान आबिद साहब, दो के हम अखबार जब भी मैं रोज़ सुबह कहती हूँ कि अच्छी खबर ढूंढनी पड़ती है और वो भी नहीं मिलती कभी कभी तो, लेकिन अभी ये जो धरना है, जो महंगाई बिजली, हम सब जानते हैं कि आवाम बहुत मुश्किल में है और जमात इस्लामी ये धरना जारी रखे हुए है। पहले दौर के अंदर जो उनके 10 मुतालबात हैं उसमें से मेजरली यही चीज़ें हैं जिस पे उन्होंने फोकस किया है, जो अवामी मसाइल हैं। व्हाट डू यू थिंक ये धरना जो है आइंदा आने वाले दिन में या आज उनके दूसरे दौर के हवाले से भी खबरें हैं मुज़ाकरात की, क्या नतीजा खेज़ होगा ये धरना? जी शुक्रिया। देखें, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान की इस वक्त जो मजमूई सियासत है उसमें से अवामी मफादात पर मबनी सियासत जो है वो कहीं ख़त्म होकर रह गई है। अब ये जो लड़ाई इस वक्त इस्लामाबाद में हो रही है, ये ताकत के मराकज़ के दरमियान लड़ाई है, चाहे उसमें इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे उसमें जुडिशरी है, चाहे उसमें ब्यूरोक्रेसी है और चाहे उसमें पॉलिटिशियन है। ऐसे लगता है जैसे ताकत के हसूल की लड़ाई है। आम आदमी के जो मसाइल हैं उस पर कोई फोकस नहीं है। इस मायूसी के आलम में जमात इस्लामी का जो धरना है, मैं समझता हूँ वो एक उम्मीद का पहलू है। और जमात इस्लामी में ख़ासतौर पर हाफिज नईमुर रहमान साहब जब से आए हैं, कम से कम वो एक मुतहरिक और फ़ाल आदमी है और काफ़ी एग्रेसिव टोन के साथ गुफ्तगू करते हैं अवामी मसाइल पर। उनका कराची का एक्सपीरियंस भी है। और अब आप देखिए कि जो धरना उन्होंने स्टार्ट किया है और 10 नुकाती जिसका आपने जिक्र किया है, बुनियादी मसला जो सर्कल में है ना, वो ये है कि बिजली के जो बिल हैं, जो बिजली के बिलों में लोगों पर टैक्स लगाए गए हैं, जो बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया है और ख़ास तौर पे जो IPPs का मामला है, यानी 1900 या 2100 अरब रुपए आपने कैपेसिटी पेमेंट की है विदाउट जनरेटिंग अ सिंगल यूनिट। ये एक ऐसा फ्रॉड है, एक ऐसी मुजरिमाना सरगर्मी है जिसके ऊपर अगर हमने अकाउंटेबल ना किया तो ये आपका पूरा स्टेट क्राफ्ट जो है इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। यानी आप अंदाजा लगाइए ना कि 2100 अरब रुपए दिए जा रहे हैं जो आपके डिफेंस बजट से भी ज्यादा है और उसके ऊपर आप किसी को अकाउंटेबल नहीं कर रहे। वो आप और मैं दे रहे हैं। जी, आप और मैं दे रहे हैं। देखिए ना, ये जो बिजली का बिल है
अगर मिसाल के तौर पे किसी को 30,000 रुपये का बिल आ रहा है तो पता चलता है 18-19,000 रुपये जो है उसका एक्चुअल बिल है, बाकी उसको 11-12,000 रुपये आपने टैक्स डाल दिया, 40% टैक्स है उसके अंदर। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ ये बड़ी ज्यादती है एक ऐसे मौके पे जब लोगों की पहले से माशी हालत बड़ी कमज़ोर हो और आपकी आमदनी में और आपकी अखराजात में अदम तवाज़न हो, और वहाँ इस तरह के बिजली के बिल हो, पेट्रोल और डीजल की कीमतें हो, वहाँ गैस की कीमत हो, वहाँ अद्वियात की कीमत में आ जाए, रोज़मर्रा के खाने पीने की अशिया में आ जाए, दूध के डब्बों में आ जाए, तो ये फिर उसका कफारा कैसे होगा। इसलिए ये जो जमात इस्लामी ने धरना दिया है, मुझे नहीं पता इसका कोई मतलूबा नतीजा निकलेगा या नहीं निकल सकेगा, लेकिन कम से कम उन्होंने अपनी आवाज़ तो उठाई है, कम से कम उन्होंने लोगों के मफादात के साथ अपने आप को जोड़ा तो है, कम से कम उन्होंने बाकी सियासी जमातों को झंझोड़ा तो है जो घर बैठी हुई हैं। लेकिन अब पीटीआई ने कहा कि जी हम उसकी हमायत करते हैं। अब पीटीआई का तो हालत ये है ना कि वो बेचारी खुद किसी सियासी सरगर्मी करने की पोजीशन में नहीं है क्योंकि उसको इजाज़त नहीं मिल रही। लेकिन ये पीपल्स पार्टी कहाँ पर है, वो बिलावल भुट्टो साहब कहाँ पर है, पूरी पीपल्स पार्टी कहीं सोई हुई है। आपको कहीं एहतजाज नजर आया ये जो IPPs के ऊपर, आपको कहीं नजर आया बिजली की कीमतों पे? क्योंकि कहीं ना कहीं इन सियासतदानों को भी तो इंटरेस्ट है ना सलमान। सर इस इंटरेस्ट ये है कि इनमें से मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके यहाँ पे बेनिफिशियल है, फाइनेंशियल बेनिफिट है। अब ये IPPs को जरा देखें ना, कौन कौन सी कंपनियां हैं, किसके बेटे हैं, किसके भांजे हैं, किसके भतीजे हैं, कौन लोग चला रहे हैं, सारी सारी है। सर वो लिस्ट को देखने के बाद आपको पता चलेगा हुकूमत जो है वो कारोबार है और कारोबार जो है वो हुकूमत है। तो जब हुकूमत ने कारोबार करना है और उसके अंदर उनके रिश्तेदारों ने, उनके बेटों ने, उनकी बेटियों ने कारोबार करना है, तो वहां पे वो कैसे आम आदमी के मसलों के ऊपर फोकस करेंगे। तो तरीकाकार क्या है, बड़े लोगों के ऊपर टैक्स ना लगाकर छोटे लोगों पर टैक्स लगाकर हमने बड़े लोगों की अयाशी का समा पैदा करना है। और सारा का सारा टैक्स का बोझ एक तनख्वाहदार मुलाजिम पे, कम आमदनी वाले लोगों पर लगा दिया गया है। अब आप मुझे बताएं, एक गार्ड जो है अगर 30,000 रुपये का मुलाजिम है आपके पास, मैं आपको दावे से कहता हूँ आप उसका बिल देखकर 18-19,000 रुपये। सर मैं बार बार अपनी डोमेस्टिक हेल्प का जिक्र करती हूँ, वो बेचारी मेरे से 20,000 अगर लेती है तो उसने 15,000 रुपया जो मेरे वाले पैसों में से टैक्स वो अपना बिल दिया और उसका टोटल 30,000 रुपया बिल था, तो उसने वो कहाँ से पूरा करना है क्योंकि उसकी तनख्वाह भी इतनी नहीं है। और अभी देखिए ना, डॉन की रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया कि 12 से 13 लाख नौजवान मायूसी की हालत में मुल्क छोड़ के गए हैं। पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन यहाँ रोजगार नहीं निकल रहा। अब एक तरफ आप रोजगार जनरेट नहीं कर रहे, एक तरफ नई इंडस्ट्रियाँ नहीं लग रही, एक तरफ नए अपॉर्चुनिटीज नहीं निकल रही, और दूसरी तरफ महंगाई का एक रेला है। अच्छा होता क्या है कि इकोनॉमिक्स का एक बुनियादी असूल है कि आप ताकतवर लोगों पर जो माशी तौर पे बड़े खुशहाल होते हैं उन पे ज्यादा टैक्स लगाते हैं और जो कमजोर तबके होते हैं उनको ज्यादा रिलीफ देते हैं। यहाँ जो कमजोर तबके हैं उसके ऊपर सबसे ज्यादा बोझ डाला जा रहा है और जो मरात याफ्ता तबके हैं उनको टैक्सों के नेट से निकाला जा रहा है। गंगा बह रही है आबिद साहब। लेकिन दूसरी जानिब ये जो बिजली के मामलों पे आज ताजिर भी सड़कों पे आ रहे हैं, जाहिर है मुश्किलात सबकी ही हैं, आप मेरे जैसे तमाम लोग हैं जिनको मुश्किलात का सामना है। आपने भी बात की कि तहरीक इंसाफ अभी उस सिचुएशन में नहीं है कि वो किसी तरह का एहतजाज या किसी तरह का भी कोई रेजिस्टेंस अफोर्ड कर सके। हिमायत तो की है, लेकिन दूसरी जानिब जब मखसूस नशिस्तों का मामला है तो उस पर भी अभी तक वो स्ट्रगल कर रहे हैं। 2 के फैसला भी आया है और हमने अजीबो गरीब से मामला देखते हैं। इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से इनिशिएटिव तो लिया है। देखिए इलेक्शन कमीशन ने अभी तक तो जो उनकी जनरल नशिस्तें हैं ना उसके ऊपर एक इनिशिएटिव लिया है और एक सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी है। बिल्कुल। असल में इस वक्त हुकूमत की और इलेक्शन कमीशन की एक ही स्ट्रैटेजी है, किसी तरीके से मखसूस नशिस्तों का जो मामला है ना इसको लिंगर ऑन किया जाए। ये जो सुप्रीम कोर्ट से भी उन्होंने रिव्यू मांगा है और उनसे दरख्वास्त की है कि आप हमें ज़रा बताएं, इसका मतलब है आप टाइम गेन करना चाहते हैं। देखिए असूली तौर पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़े वाज़े है। अब अगर किसी को उसके ऊपर तजाद है तो वो एक अलग सुप्रीम कोर्ट उसके बारे में बात कर देगी, लेकिन ये सबको पता है पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों को कि ये कौन लोग हैं, किस जमात से इनका ताल्लुक है और मखसूस नशिस्तें किसकी बनती हैं, ये इसका तरीक़ाकार मौजूद है। तो और ये 13 रुकनी जो बेंच था इस फुल कोर्ट का उस वक्त, उसमें से 11 लोगों ने इलेक्शन कमीशन के फैसले की हिमायत नहीं की। फैसला अगर 8-5 से आया है लेकिन 11 लोगों ने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तें लेकर बड़ी ज्यादती की है पीटीआई के कॉन्टेक्स्ट में। तो मुझे ये ज़ाती तौर पे लगता है ये फैसला जब रिव्यू में भी जाएगा, जो वहाँ से फीडबैक भी आएगा, वो भी कोई इलेक्शन कमीशन के हक में नहीं है, हुकूमत के हक में नहीं है, लेकिन टाइम गेन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गेन कर लें ताकि ये नशिस्तें उनको ना मिल सकें और वो जो अददी तादाद है पीटीआई की जो बढ़ जाएगी उसको रोका जा सके। और ये इलेक्शन कमीशन का किरदार पहले ही काफ़ी मुतनाज़ा रहा है पाकिस्तान के अंदर, और ये जो ख़ास तौर पे पिछले 2-2.5 साल में जो इलेक्शन कमीशन ने किया है कम से कम उसको जस्टिफाई तो नहीं किया जा सकता। जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये जो कल एक फतवे वाला मामला है जिस पे गिरफ्तारी भी हुई है, चीफ जस्टिस के कत्ल की धमकी पे जो टीएलपी के नायब अमीर हैं उनको गिरफ्तार तो किया गया है।
अब 2 के कल इस पे हमने देखा है कि हुकूमती अरकान हो या अपोजिशन हो, सब ने इस पे एहतजाज किया और एक कंबाइंड स्टैंड लिया है कि जी इस तरह के मामलात को इनकरेज नहीं करेगी रियासत। ये कितना ख़तरनाक है कि हम रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से या रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से किसी के भी सर की कीमत लगा देना। वी नो के लोग बड़े जज्बाती होते हैं अपनी सियासी देखिए, सिर्फ मज़हब की बुनियाद पे नहीं, सियासत की बुनियाद पे भी जब आप किसी को कत्ल की धमकियाँ दें, कत्ल के फतवे जारी करें, उनके सरों की कीमत लगाएं, तो इसका मतलब है कि रियासत जो है फिर वो अपना वजूद नहीं रखती। जब रियासत के अंदर गैर रियासती अनासर इतने गालिब हो जाएं कि वो रियासत के निज़ाम को भी चैलेंज करें, हुकूमत के निज़ाम को भी चैलेंज करें, लोगों के बुनियादी फंडामेंटल को भी चैलेंज करें, अदालती फैसलों को भी चैलेंज करें और कहें कि हमने अपना फैसला खुद करना है, इससे ज़्यादा ज़्यादती तो कोई नहीं हो सकती। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में इस तरह के कई वाक़यात भरे पड़े। आज तक आपने किसकी सरकोबी की है, किसको पकड़ा है, किसको आपने सज़ा दी है, किसको आपने अकाउंटेबल किया है? अभी यही TLP वाले जो है इस्लामाबाद में धरना दे के बैठे हुए थे, आप उनको फैसिलिटेट कर रहे थे, सहूलतकार बने हुए थे। अब आपने उनके ऊपर कहा है कि जी मुकदमा चलेगा, गिरफ्तार भी हो गए, चलें लेट्स सी, अगर आप कोई अच्छी रवायत कायम करना चाहते हैं तो इनको ज़रा कैफे के दरबार पे पहुँचाएं ना और बताएं कि जनाब ये आपने किस हैसियत से ये बयान जारी किया है। लेकिन होगा क्या, आप देखिएगा पोछा पाची होगी और प्रेशर फिर जाहिर है जब आता है लाजमी बात है ना, फिर आप उसको मजहबी इशू बनाएंगे, मजहबी इशू बनेगा तो लोग सड़कों पे आ जाएंगे, जब सड़कों पे आएंगे तो आप कंप्रोमाइज़ करना शुरू कर देंगे, जब कंप्रोमाइज़ होगा तो आप उसको रिलीव कर देंगे, कोई ना कोई बात करके वो माफ़ी मांग लेंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये रियासती निज़ाम के अंदर ऐसे अनासर जो बराह रास्त बैठ के आपके कत्ल का फतवा दे रहे हो, आपके सर की कीमत लगा रहे हो और धड़ल्ले से कह रहे हो कि जो बंदा इसको कत्ल करेगा मैं उसको करोड़ों रुपए दूंगा, और उसके बावजूद जो है वो जमात भी मौजूद हो, वो अफराद भी मौजूद हों और उनके खिलाफ कोई एक्शन ना हो। अब मैं कहता हूँ कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है बड़ी अच्छी बात है, इसको खुद चीफ जस्टिस को खुद खुद नोटिस लेना चाहिए। इसको किसी पॉलिटिकल पार्टी को हमायत नहीं करनी चाहिए, कोई इफ एंड बट नहीं लगाना चाहिए। इसकी जितनी सख्त मजम्मत की जाए ये कम है, क्योंकि इससे तो लाकानूनियत फैलेगी, इससे तो लोगों को आप प्रोवोक कर रहे हैं कि आप अपनी मर्जी से फैसला करें। मामला इतना सेंसिटिव है, उसको आप मजीद ट्रिगर करेंगे कहीं ना कहीं। और देखिए ना, मजहबी बुनियादों पर आप वाकयात को उछाल कर लोगों के मजहबी जो जज्बात हैं उनसे खेलेंगे, उसके नतीजे में अगर कोई ऐसा चीज़ हो जाए कौन जिम्मेदार है? और हमने ये वाकयात सलमान तासीर के वाकयात पे भी देखे हैं और इस तरह के बहुत से वाकयात देखे हैं जहाँ लोगों ने खुद ही गन पकड़ लिए और उसकी बुनियाद के ऊपर हम जो है ना लोगों को खुद सज़ा देने का ये जो फैसला कर लेते हैं। अदालत मौजूद है, आपको अदालती फैसले पर इख्तलाफ है तो जाइए अदालती फैसले को चैलेंज करें, उसको रिव्यू में लेके जाएं, उस पर बात करें, लॉजिकली बात करें। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि जिसने ये फैसला दिया है उसके सर की कीमत मैं लगा रहा हूँ और आप उसको कत्ल करें, मैं आपको करोड़ों रुपए दूंगा। ये निज़ाम तो नहीं चल सकता पाकिस्तान के अंदर। एब्सोल्युटली, दैट्स सो रॉन्ग। और चले अल्लाह करे कि ये केस हो सेटल, इस पे हुकूमत कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले, क्योंकि इस तरह के केसेस से आप मज़ीद इनकरेज ही होते हैं कहीं ना कहीं अगर सेटलमेंट की तरफ जाते हैं। अच्छा जी, तहरीके इंसाफ अभी फ़िलहाल हम उसकी बार बार इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हुकूमत की तो पोजीशन अभी हम उस तरह से देख रहे हैं कि बड़ी चैलेंजिंग है, महंगाई जैसे दीगर चीज़ें, बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनको कैटर करें। लेकिन ऐसे में एक ऑपोजिशन का भी स्ट्रॉन्ग ना होना, क्योंकि ज़ाहिर है एक प्रोडक्टिव किस्म की अगर हेल्दी ऑपोजिशन होती है जो हुकूमती प्रोडक्टिव तनकीद करती है तो शायद पॉजिटिविटी उस तरह से फैलती भी है। अभी हमें कुछ भी इस तरह का नज़र नहीं आ रहा। मैं नहीं मानता कि ये कहना कि PTI एक मजबूत अपोजिशन नहीं है। अगर PTI एक मजबूत सर्कमस्टांसेस तो नहीं है ना, अगर PTI एक मजबूत अपोजिशन ना होती तो पूरे वफाकी वुज़रा पे जो 24 घंटे दिमाग उनका ख़राब रहता है PTI के ऊपर, और वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कैदी नंबर 804 पे, और कभी कहते हैं कि हम PTI को बैन कर रहे हैं, कभी कहते हैं कि इमरान खान पे गद्दारी का मुकदमा चल रहा है, कभी उनके लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इसका मतलब ये है, देखिए इसका मतलब ये है कि वो रेजिस्ट कर रहे हैं, वो जमात अपने वजूद के लिए रेजिस्ट कर रही है। अच्छा, वो जो अपोजिशन जिसको आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो इसलिए नहीं है कि आपने उनकी सियासी सरगर्मियों को एक किस्म का अमलन बैन किया हुआ है। अब देखिए ना, जमात इस्लामी का धरना हो रहा है ना, TLP का धरना हुआ है ना, लेकिन उनको इजाजत नहीं है, वो सिक्योरिटी रिस्क है। और ये कह दिया वफाकी वुज़रा ने कि PTI जो है वो एक सिक्योरिटी रिस्क बन चुकी है, और बाज़ एंकर ने तो यहाँ तक कह दिया कि या इमरान खान रहेंगे या पाकिस्तान रहेंगे। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो तो एक ऐसी पार्टी जो सर्वाइव कर रही हो वो तो अपनी बका की जंग लड़ रही है। अगर आप उसको पार्लिमानी रोल अदा करने दें, अभी तो यही तय नहीं हो रहा कि ये PTI के या नॉन PTI के लोग हैं, अभी हम इस बहस में उलझे हुए हैं। फिर उसके बाद मोबिलाइजेशन की इजाज़त नहीं है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि देखिए, अगर PTI अपोजिशन में होती और एक नॉर्मल किरदार में होती और अगर वो अपोजिशन ना करती तो फिर तो उस पर तनकीद हो सकती थी। लेकिन असल काम ये है कि जो हुकूमत के अंदर इत्तेहादी जमातें हैं मसलन पीपल्स पार्टी कहती है हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, हम वजारतों का हिस्सा नहीं है, तो आप कहाँ हैं, क्यों सो रहे हैं?
क्यों नहीं उठ रहे, क्यों नहीं हुकूमत पे दबाव डाल रहे? दबाव क्या डाल रहा है? बारिश से पानी ज्यादा हो गया। देखिए ना सर, दबाव क्या डाल रहा है? दबाव ये डाल रहा है कि हमें फलां वजारतें दे दें, हमें फलां जगह पे हिस्सा दे दें, हमारे फलां लोगों को अकोमोडेट कर दें। अच्छा, सूबाई असम्बली के स्पीकर जो हैं मलक अहमद खान साहब, 7 करोड़ की गाड़ी आ रही है, चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में कुछ इजाफा हो रहा है, फला जगह पे इजाफा हो रहा है। ये जो बेतहाशा अखराजात हो रहे हैं लोगों की ज़ातियात पे, अभी इस महंगाई के अंदर बोनस मिल रहे हैं कौमी असम्बली के मुलाजमीन को, उस पार्लिमानी स्टाफ को, फिर पता चलता है बिजली फला फला को मुफ्त जा रही है। हम तो इसमें उलझ के रह गए हैं। तो जो असल इशूज़ हैं वो तो पार्लिमानी सियासत में हो ही नहीं रहे, चाहे वो हुकूमत हो या अब इसमें एक और स्टांस भी देखें, आप कह रहे हैं कि अभी तहरीक इंसाफ के लिए वो सूटेबल सर्कमस्टांसेस नहीं है जिसमें हम उनको प्रोडक्टिव या एक अच्छी ऑपोजिशन के तौर पे देखें, लेकिन डू यू थिंक कि अगर तहरीक इंसाफ को ये अपॉर्चुनिटी या चांस भी मिलता है अगर इन झमेलों से निकल के, तो डू दे हैव अ प्लान, रोड मैप कि वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे? अगर वो नहीं करेंगे तो उनकी सियासत जो है वो उसकी बेतौकीरी होगी, लोग उनके साथ नहीं खड़े होंगे। देखिए सिंपल सी बात है, यही पीपल्स पार्टी क्यों पूरे पाकिस्तान से सुकड़कर सिंध तक महदूद होकर रह गई है? ये PMLN जो है पूरे पाकिस्तान से निकलकर पंजाब तक महदूद हो गए, पंजाब में भी अब PTI उनके ऊपर गालिब है। इसलिए कि जब हम बतौर अपोजिशन अच्छा किरदार अदा नहीं करेंगे, मुस्बत किरदार अदा नहीं करेंगे, मैंने क्यों कहा कि जमात इस्लामी उम्मीद का पहलू बनी, क्योंकि जमात इस्लामी एहतजाज कर रही है, उसके पास तो पार्लिमानी पोजीशन नहीं है। तो ये सियासी जमातें बाकी कहाँ हैं? ये जो बाकी सियासी जमातें हैं, MQM क्यों सो रही है, अवामी नेशनल पार्टी क्यों सो रही है, शेरपाव की पार्टी क्यों सो रही है, ये सारी सियासी जमातें कहाँ हैं? पीपल्स पार्टी कहाँ है? PMLN कहाँ है? PMLQ कहाँ है? ये JUI कहाँ पे इस वक्त? फजलुर रहमान साहब वैसे तो पूरे पाकिस्तान में धरने की सियासत के माहिर हैं, इन बिजली की बिलों के ऊपर तो कहीं आपको नजर आए? तो इसलिए ये पूरी सियासत का डायलेमा है कि हम आम आदमी के मफाद के ऊपर तो अपने आप को सड़कों पे लाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जहां हमारे मफादात के ऊपर कोई जरूरत लगेगी तब हम सड़कों पे आने के लिए तैयार हैं, धरना देंगे, एहतजाज करेंगे, रास्ता रोकेंगे और हुकूमत को नॉकआउट करने की कोशिश करेंगे। ये एटीट्यूड हमारा बुनियादी तौर पर गलत है, जिसकी वजह से लोग जहाँ हुक्मरानों से मायूस होते हैं वहाँ वो अपोजिशन से भी मायूस होते हैं। बिल्कुल, यू आर सो राइट। थैंक यू वेरी मच सलमान साहब, बहुत शुक्रिया। सलमान आबिद साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ा हमारे साथ मौजूद थे जी। मौजूदा सियासी सूरत हाल पे बात कर रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी वेलकम बैक। अब आपको बताएंगे लाहौर की सड़कों पर अगर आपको धुआं छोड़ती गाड़ियां नजर आती हैं तो इस हवाले से सेफ सिटी क्या कर रहा है, देखते हैं हाफिज उस्मान की इस रिपोर्ट में। लाहौर की सड़कों पर धुआं छोड़ती गाड़ियां अब नहीं चलेंगी। इंजन ठीक कराएं या भारी जुर्माना भरने के लिए हो जाएं तैयार। पंजाब हुकूमत ने लाहौर को स्मोक फ्री बनाने के लिए कमर कस ली। तरक्की याफ्ता ममालिक की तर्ज पर लाहौर में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियाद पर जदीद ट्रैफिक पुलिसिंग का आगाज कर दिया गया। शहर के 8000 मकामात पर लगे सेफ सिटी के मसनूई जहानत से लेस कैमरे धुआं छोड़ती गाड़ियों की निशानदही करेंगे, तस्वीर लेंगे और चालान सीधा मालिक के घर भेज दिया जाएगा। इस टेक्नोलॉजी के दौर में हमारे लिए एक नेमत है सेफ सिटी का इदारा, जिनके पास पूरे लाहौर में तकरीबन 10,000 के करीब कैमरास हैं। 8,000 जगहों पे ये कैमरे लगे हुए हैं। इन कैमरास की मदद से जो स्मोक एमिटिंग व्हीकल्स हैं, जो धुआं देती गाड़ियाँ हैं, वो अब आसानी से पकड़ी जाती हैं। 5143 उन्होंने ई चालान भेजे हैं उन गाड़ियों को जो धुआं दे रही थी। इसमें ट्रक्स भी हैं, बसेस भी हैं, कारें भी हैं, मतलब पूरी होल रेंज है। कैमरे से बचकर निकलने वाली गाड़ियां नाकों पर पकड़ी जाएंगी। शहर में जगह जगह नाके लगाकर माहौल दुश्मन गाड़ियों को रोका जा रहा है और मौका पर भारी जुर्माना किया जाता है। हमारा कार्रवाई का तरीकाकार है, हम ये करते हैं कि गाड़ी की फिटनेस चेक करते हैं, गाड़ी को रोकते हैं, उसकी फिटनेस चेक करते हैं। जैसे ही वो गाड़ी धुआं देती है उसके खिलाफ हम उसको चालान कर देते हैं। इसी तरह जो है वो सेफ सिटीज़ वाले हैं, वो उन्होंने AI सिस्टम लॉन्च किया है। उसके मुताबिक वो जो गाड़ियाँ उसको नंबर चेस करते हैं, वो गाड़ी धुआं देती है उसकी फुटेज लेते हैं और वो अपने मुतलका डिपार्टमेंट जो उनका टिकट इशूइंग ऑफिसर है वो उसको दे देते हैं, वो इसको इशू कर देता है टिकट। 70 लाख से ज़ायद गाड़ियों को इस शहर में स्मोक में इजाफे के साथ साथ शहरियों की सेहत पर भी इंतहाई मुज़र असरात मुरतब हो रहे हैं। एलर्जी, नंबर 2 दमा और नंबर 3 एक ग्रुप ऑफ डिजीज़ है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, जिसके अंदर जो फेफड़ों की नालियाँ हैं वो तंग हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन इसकी वजह से फैलता है। धुआं छोड़ती गाड़ियों की चेकिंग के लिए जदीद मशीनरी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे धुएं की मिकदार और जहरीले ज़रात का फौरी जायजा लेना मुमकिन है। धुआं छोड़ती गाड़ियाँ जो माहौलियाती आलूदगी का बाइस बन रही हैं, दौरे हाजिर में हमारी आने वाली नस्लों के लिए ये डरावना ख्वाब भी साबित हो सकती हैं।
कैमरामैन AR रहमान के साथ हाफिज उस्मान, पब्लिक न्यूज़, लाहौर। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। मैं किचन में आ चुकी हूँ और आज हमने सोचा कि आज हम सुबह सुबह कुछ खाने के लिए बनाएंगे और उसके लिए हमारे साथ सुफियान अवैस मौजूद हैं। इज़ अ शेफ़, रेस्टोरेंट में कंसल्टेशन भी देते हैं। सो ओवरऑल आज इनका जो एक्सपीरियंस है कुकिंग को लेकर उस पर भी बात करेंगे और साथ साथ आज हमें क्या बनाना सिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सुफियान साहब, मुझे ये बताएं कितने अरसे से आप इस कुकिंग वाली फील्ड से वाबस्ता हैं? मैं अपना प्रोफेशनली तो 3 इयर्स हो गए हैं। वैसे मैं अपना बचपन से ही बनाने का शौक था। पहले खाने का था, फिर बनाने में डेवलप हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है। और मुझे लगता है जिनको खाने का शौक होता है वही बना भी अच्छा सकते हैं, या ऐसा जरूरी नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, जो नहीं शौकीन होते वो बना लेते हैं। अच्छा नहीं, उनसे तो बनता ही नहीं। अच्छा ठीक है, उनसे तो बनता ही नहीं। आज क्या बना रहे हैं हम? आज हम शक्शुका। शक्शुका, ओके। ये अफ्रीकन डिश आप बता रहे थे? ये बेसिकली है, इसकी रीजन अफ्रीका की है, अल्जीरिया की है। ओके। लेकिन जब सुल्तान सुलेमान शाह ने इसको फतह किया था तो फिर ये वहाँ से सारा मिडिल ईस्ट में आ गई। फिर ये टर्किश डेवलपमेंट हुई, इसमें कुछ चीज़ें ऐड हुई। ठीक है। अब ये टर्किश नेशनल फूड है। ज़बरदस्त। तो क्या आज हम इसकी रेसिपी बताएं, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है हमें? रेसिपी अपने क्यूमन सीड्स, ड्राई कोरिएंडर, ठीक है, गार्लिक, अनियंस, टोमेटो प्यूरे, रेड बेल पेपर, सॉसेजेस, सॉल्ट और एग्स। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं, साथ साथ बताते भी रहते हैं क्या क्या करना है हमें। ठीक है। ठीक है। बिस्मिल्लाह। पहले हमने पैन के अंदर कितने ऑयल लेना है? कितना? ये 2 टेबल स्पून ऑयल। ठीक है। और ये 1/2 टेबल स्पून अंदर गार्लिक जा रहा है। ठीक है। इसको हम हल्का सा बिल्कुल सौते करेंगे। ओके। ज़बरदस्त। अच्छा, वैसे नॉर्मली लोगों को ऑयल से समटाइम्स अवॉइड करते हैं, तो ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं या आप बटर ले सकते हैं? अच्छा, ये क्या क्यूमिन से जीरा जिसे आप कहते हैं? हाँ जी, जीरा ऐड करें। अच्छा, वैसे ये जो हम नॉर्मली इस तरह के खानों में इस तरह का फ्लेवर बड़ा अच्छा ऐड होता है, गार्लिक, जीरा या देसी चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं। जी जी, एग्जैक्टली इसी तरह ही है। और अभी हम जो है ना इसको बेसिकली भून रहे हैं, अगर हम इसको अपनी ज़बान में कहें। और 1/2 टेबल स्पून हमने इसमें जो सूखा धनिया होता है वो डाल दिए। ठीक है। अब इसको हल्का सा हम करेंगे। ओके, इंटरेस्टिंग। और फिर हमारा जो है असल प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ओके। अब इसमें हम अनियंस डाल देंगे। ओके। इसको भी हमने सौते करना है? हाँ, इसको थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर में लेके जाना है। ठीक है। अच्छा, ये सॉसेजेस आपने डीफ्रॉस्ट करके इनको कुछ किया हुआ है या ऐसे ही? नहीं, ऐसे ही हैं। ऐसे ही हैं। ऐसे ही हैं। और इसको थोड़ा सा लाइट ब्राउन करेंगे, राइट? हाँ जी, बिल्कुल हल्का सा शेड देंगे। अगर ज़्यादा देंगे तो फिर वो जो है बिटरनेस आ जाएगी। ओके। और ये इन्होंने बहुत छोटे साइज़ में चॉप किया हुआ है प्याज। नॉर्मली जो हम खानों में डालते हैं वो उतने छोटे साइज़ का नहीं होता। सो आपने इस बात को रखनी, कटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका वो जल्दी भी हो जाता है। बिल्कुल इंटरेस्टिंग। और इसमें हम किस तरह का फ्लेवर देखेंगे? ज़्यादातर टर्किश फ्लेवर आएगा इस खाने में? इसके अंदर हम जो है, क्योंकि हम पाकिस्तान में हैं तो हम देसी खाने हम उसमें देसी टच ना डालें तो ये कैसे हो सकता है? पॉसिबल नहीं है। हाँ, वैसे नॉर्मली हमारे यहाँ जो चाइनीज़ भी मिलता है ना, उसमें इतना देसी फ्लेवर होता है कि आप असल चाइनीज़ यू कांट इवन ईट। वो इतना फीके खाने होते हैं। वो तो बिल्कुल कह लें ब्रॉथ्स होते हैं। हाँ, वो नहीं खाए जाते हैं। अगर आप कहीं भी जाके अगर चाइनीज़ खाएं तो आपको पाकिस्तान में अगर आपने चाइनीज़ खाया तो आपको लगेगा आप क्या खा रहे हैं, ये इतना फीका खाना है। सोया बिल्कुल ठीक है। अब हम इसमें और क्या ऐड करें? बेल पेपर्स डाल देंगे। ठीक है। ये हमने बेल पेपर्स डाल दिए। ओके। ये एक बेल पेपर है, रेड बेल पेपर। ठीक है। ये मार्केट में वैसे इजीली अवेलेबल होती है, इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन आपको किसी ऐसे शॉप पे जाना है। इसमें हम इसके ऑल्टरनेट पे कुछ कर लेते हैं, नॉर्मली नहीं अवेलेबल होती है। इसके ऑल्टरनेट है ही कुछ नहीं। नहीं है? अच्छा। हाँ जी, ये जो बेल पेपर्स है ना, जितने हैं, कैप्सिकम है, येलो बेल पेपर है, हर किसी का अपना एक यूनिक फ्लेवर है। ओके। सो ये आपको रेड बेल पेपर ही चाहिए। आपको यहाँ पे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। हाँ, यहाँ पे थोड़ी, क्योंकि ये थोड़ी महंगी आती है। और आम शॉप से इस तरह से अवेलेबल भी नहीं होती है। लेकिन अगर आप मेहनत करना चाहते हैं, आपका मूड है, तो थोड़े से ज़्यादा पैसे आपके लगेंगे, थोड़े से। ओके। इसको भी हम सौते करेंगे? हाँ, इसको भी हम सौते करेंगे बिल्कुल हल्का सा। फिर हम टोमेटो प्यूरी अपनी ऐड कर देंगे। ओके।
तो मुझे आप ये बताएं सुफियान कि आपको जब कुकिंग आपने शुरू की थी कभी आपसे कोई चीज़ ख़राब हुई है और फिर आपने उसको ठीक किया हो? बिल्कुल बिल्कुल। ये मैंने ऐसे खुद होके पूछा है ना अपने लिए भी, क्योंकि मैं अक्सर जब बनाती हूँ तो कभी ख़राब हो जाए, उसको ठीक करना आर्ट है। नहीं देखिए, जब आप प्रोफेशनली जाएंगे ना, हाँ। ये नहीं इम्पोर्टेंट होता है कि ख़राब हुआ, हाँ। ये इम्पोर्टेंट आपने उसको सही प्रेजेंट कैसे करना है। ओह, अल्लाह ना करे मैं कभी प्रोफेशनली जाऊँ, मुझे तो वैसे बनाने में बड़ा मसला है। आप मुझे प्रोफेशनली नहीं है, घर में बनाते हुए प्रेजेंटेबल है या नहीं, खाना तो पड़ेगा अगर घर में बन गया तो। वो तो आपकी ये हम टोमेटो प्यूरी डाल देंगे। ओके, प्यूरी ऐड। और ये कितने टोमेटोस की प्यूरी है? ये 2, ये तकरीबन बन जाएगी हमारी 150 ग्राम। 150 ग्राम टोमेटो प्यूरी आपने लेनी है। अच्छा, इससे हमने जो प्यूरी बनाते हैं नॉर्मली लोग वो बॉईल करके बनाते हैं या जी इसके बॉईल करके आप बना लें, या मास्टर तो यही है कि आप उसको उसी तरह ही बना लें, उसी तरह बना लें। उससे ये होता है कि अपना टोमेटो के अपने फ्लेवर्स नहीं डिस्ट्रॉय होते पानी में। यू राइट, ठीक हो गया। इसमें अनियंस तो बिल्कुल गुम हो गए, तो अब हमें सिर्फ अच्छा हुआ है कि क्योंकि प्याज मुंह में आता है तो अच्छा भी नहीं लगता वैसे भी। सो अब इसमें और क्या ऐड करें? इसमें अब मैं हिला देती हूँ। अब हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे एज पर टेस्ट या एज पर नीड, क्योंकि लोगों को ब्लड प्रेशर वगैरह होता है तो उस हिसाब से। मेरे प्रोड्यूसर साहब ने कहा आप शहीदों में अपना नाम लिखवा रही है चम्मच हिला के, तो कोई बात नहीं, चम्मच हिलाना इज एन आर्ट। प्रोड्यूसर साहब आप बिल्कुल मेरी। हम इसमें थोड़ा सा पेपरिका डालेंगे। ओके, ये क्या डाल रहे हैं? पेपरिका डाल रहे हैं। ओके, अच्छा फ्लेवर वैसे मुझे थोड़ा सा अब यहाँ पे हमारा वो देसी टच आ गया, लाल मिर्चें, ये आएगा देसी टच। अच्छा, इसमें वो जो हाफ क्रस्ट वो भी डाल सकते हैं ना, अगर हम बिल्कुल वो नहीं डाल रहे, जिसे आप अधकुटी मिर्च कहते हैं उर्दू में, चिली फ्लेक्स, दादड़ी मिर्च, यस। हमने देखिए कितना देसी टच के साथ आपको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि आपने कैसे क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर लिया। अब हम इसमें सारे सॉसेजेस डालेंगे। ओके, डाल के अब इसको जो है हम तकरीबन 2 मिनट हाई फ्लेम पे पकाएंगे। ओके, मुसलसल इसमें चम्मच हिलाते रहना ताकि नीचे ना लगे कहीं से। ठीक है। और ये सॉसेजेस के अंदर नॉर्मली जब हम ब्रेकफास्ट वगैरह में खाते हैं तो इतना कोई फ्लेवर नहीं होता। आई वंडर व्हाई पीपल। हाँ, बेसिकली ये फ्लेवरलेस हैं, लेकिन अगर फ्रेश सॉसेजेस मिल जाएं कहीं से, अगर अच्छे हों, अच्छी क्वालिटी के, तो बहुत अच्छे भी होते हैं। ये तो चिकन सॉसेजेस हैं, नहीं आता ना, ये बड़ा मसला है। ठीक हो गया। अब इसकी ज़रा शक्ल दिखा दें हमारे कैमरे में ताकि पता लग जाए। ये देखें जी, कितना खुश शक्ल हो गया। इसमें आपने चम्मच हिलाते रहना है ताकि ये लगे ना नीचे। और सॉसेजेस, थोड़ी रेसिपी एक बार क्विकली सुफियान रिपीट भी कर दें। हाफ टेबल स्पून टीस्पून गार्लिक, 100 ग्राम अनियन, 150 ग्राम टोमेटो प्यूरे, ठीक है, हाफ टी स्पून क्यूमिन सीड्स, हाफ टी स्पून ड्राई कोरिएंडर, ठीक है, और एज पर टेस्ट रेड चिली पाउडर, एज पर टेस्ट सॉल्ट, ठीक है, और पेपरिका ओनली फॉर कलर। ओके। अच्छा, मुझे बताएं सुफियान, आप अपने इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे रेसिपीज डालते हैं? नहीं, मैं बेसिकली जो है अपनी बुक लिख रहा हूँ रेसिपीज पे। अच्छा, तो उसमें किस तरह की रेसिपीज हैं? उसमें 4-5 मुख्तलिफ कुजीन हैं। ठीक है। एक मैंने उसमें सेगमेंट बनाया है अपना पैन एशियन, जिसमें थाई, चाइनीज़ और जापानीज़, कोरियन इनके आ जाते हैं। फिर एक कॉन्टिनेंटल कुजीन है जिसमें मिडिल ईस्टर्न, इटालियन, और ये आ जाता है फिर एक हमारा देसी। तो मैंने ये उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि आप शायरी भी करते हैं, ऐसा किसने मुझे बताया है? कौन? ये वाकई सच है? जी, कर लेते हैं। कर लेते हैं। जबरदस्त। हो जाती है शायरी की नहीं जाती है। वेरी इंटरेस्टिंग। ये ले जी, अब इसको अभी हमने और पकाना है? नहीं, अब इसका हो गया काम पूरा। अब हम इसमें एग्स ऐड कर देंगे। एग्स ऐड करेंगे? अच्छा, और एग्स आप इसको करेंगे, हिलाएंगे ऐसे ही? नहीं, बिल्कुल ऐसे ही। ओह अच्छा, ये कच्चे नहीं होंगे? ऐसे साढ़े तो छड़ दियो। साढ़े तो छड़ दियो, मुझे ऐसे लगा कच्चे अंडे हैं ऐसे। इसको अभी ये और अभी और फ्लेम पे करेंगे। ठीक है, एज इट इज करेंगे। इंटरेस्टिंग।
और कितने एग्स ऐड कर रहे हैं हम इसमें? 6 एग्स। 6 एग्स, ओके। ये अपना फॉर 3 पर्सन्स है। ओके, फॉर 3 पर्सन्स की सर्विंग है। और हमने इसमें ये जो सॉसेजेस ऐड किए, इनकी क्या क्वांटिटी थी? ये थे अपना 300 to 350 ग्राम्स। ओके, 300 to 350 ग्राम। 150 टोमेटोज की प्यूरी थी, 300 and 350 सॉसेजेस थे, 6 अंडे हैं इसमें, तो ये 3 लोगों की सर्विंग है। सो इंटरेस्टिंग। ठीक हो गया, अंडे ऐड कर दिए हैं, बिल्कुल रेडी। अब ये सुफियान कह रहे हैं कि इसको वो फ्लेम के ऊपर थोड़ा करेंगे, मिक्स नहीं करेंगे, इसी तरह से नजर आएगी। इसी तरह से ये दे, इसको हम रख देंगे ऐसे। ओके, और ये हाई फ्लेम पे करेंगे इसको? बिल्कुल 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 लो फ्लेम में करके इसको हम ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। ढक देंगे ताकि जो है ना आपकी योक्स रनी भी रहें और ऊपर से कुक भी हो जाए। इसको हम आपको ढक देते हैं, ये पड़ा हुआ है नीचे। यस, बिल्कुल ठीक है, इसको हम ढक देते हैं थोड़ी। और ये कितनी देर पकेगा? ये बस 2 मिनट में रेडी है। 2 मिनट में रेडी होगा, ठीक हो गया। अच्छा, मुझे इसमें नॉर्मली जब लोग बना रहे होते हैं खाना, तो क्वांटिटी को ग्राम्स के अंदर मेजर करने में बहुत सारे लोग अंदाजे से पका रहे होते हैं। लेकिन वो एक्सपीरियंस इतना होता है उनका कि वो जो 10-10, 12-12 साल से करे, उनका तो हाथ उनका चलता है। आप उनको चैलेंज नहीं कर सकते। ये बात तो है। वैसे घर में अम्मी के हाथ में अगर वो उन्हें आदत है पता है तो वो ऐसे कर लेती होती है। आई सो एग्री विद दैट। वो कभी नहीं वो अपना करेंगे, हमें करना पड़ता है, हमारे अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, हमें हर हिसाब किताब के साथ चलना पड़ता है। ओके, अब ये और पकेगा 2 मिनट। 2 मिनट, ठीक हो गया। तो सफ़िया, मुझे बताएं कि आपने अपनी ज़िंदगी में पहली डिश कौन सी बनाई थी? मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली डिश बनाई थी चने की दाल। मैं पहाड़ों में था। पहाड़ों में थे और हाँ। चने की दाल बनाई हाँ थी। जी। अरे, और बस बिल्कुल अच्छी बनी थी। आपने लकड़ियों पे बनाई थी? मैंने लकड़ी पे नहीं, मेरा असल में हिल स्टेशन है घर। ओके ओके ओके, ठीक है। तो वहाँ पे हम दोस्त गए हुए थे, हमारे पैसे हो गए ख़त्म। अच्छा। हाँ, तो वो हमें भूख लगी हुई थी, तो हमने कहा चलो कुछ खुद ही करते हैं। तो वो फिर चने की दाल पहली बनाई थी मैंने। अरे वाह, तो वो कैसी बनी थी? मुनासिब बन गई थी। मुनासिब बन गई थी, अच्छा ठीक हो गया। लेकिन क्योंकि खाने का शौक था, चीज़ों का पता था, चीज़ों का पता होना बड़ा ज़रूरी है। देखिए, मुझे पहले खाना मैं खाता था तो मुझे उसकी कमी पता लग जाती थी। मुझे पता था यार इसमें कोई कमी है। हाँ। लेकिन अब मैं वो आपको वो कमी बता सकता हूँ इसमें क्या कमी है। अच्छा, पहले वो आपको सिर्फ ये लगता था कि इसमें कुछ कुछ रह गया। हाँ, लेकिन वो अब क्या है वो आप बता सकते हैं। वो मैं आपको बता सकता हूँ कि यार इसमें क्या कमी है, क्या कम है, क्या ज़्यादा है। ज़बरदस्त। तो जब पाकिस्तानी कुज़ीन आप मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में जाके कभी ट्राई भी करते हैं तो पता लगता है, फिर क्रिटिकल होके जज करते हैं आप? बिल्कुल करते हैं। और डरते हैं जब हमारी बारी आएगी ये तो क्या होगा। ज़बरदस्त। नहीं, देखिए जो हॉस्पिटैलिटी की इंडस्ट्री है ना, इसमें तो सर झुका के आपने चलना है। You're right, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। या कुछ बड़े वो भी होते हैं। देखिए, कुछ कस्टमर्स इस तरह के होते हैं कि जो रॉन्ग होते हैं, आपको नजर आ रहा होता है, लेकिन आपने उनको हैप्पी करके भेजना है। एंड दिस इज एन आर्ट। किसी को खाना पसंद आ जाए वो भी बड़ी बात है, और उसको एक्सेप्ट भी कर ले कि उसको खाना पसंद बजाय कि आप उसी जगह पे अपने आप को डिफेंड करें, लड़ाई पड़ जाती है। लाहौरियों को तो वैसे ही खाने का मसला है बहुत। लाहौरियों को खाने का मसला है बहुत। हमने अच्छा, अब ये रेडी हो गया। आज हम एक बार इसको 2 मिनट और है। 2 मिनट और करना है। ओके, ठीक हो गया। उसके बाद ये इंशाल्लाह रेडी है। ज़बरदस्त। अच्छा, वैसे आपकी एक्सपर्टीज में ज़्यादा देसी खाने हैं, चाइनीज़ है, कॉन्टिनेंटल एक्सपर्टीज पैन एशियन है। पैन एशियन है पूरा, चाइनीज़, जापानीज़, थाई और कोरियन खाने कैसे? मैं आई हैवंट ट्राइड इट येट। कोरियन खाने देखने में बहुत मतलब के अजीब से हैं, लेकिन है मज़े के। अच्छा। मतलब वो ज़्यादा ब्लैक साइड पे निकल जाते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक हो गया। चलिए जी, हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आई होप कि रेडी होगा और इसको प्रेजेंट भी करके आपको दिखाएंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। प्रोग्राम के इस हिस्से में आज हम बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े खूबसूरत रिश्ते के हवाले से बात करने वाले हैं। इंसानी रिश्तों में अगर खून के रिश्तों के अलावा, बल्कि अगर ये कहा जाए कि खूनी रिश्तों से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई रिश्ता होता है तो वो मेरे ख्याल से दोस्ती का होता है। और ये हमेशा कहा जाता है कि हम अपने सारे राज दोस्त को बताते हैं, उससे बहुत कुछ शेयर करते हैं, अपनी खुशी हो, गम हो, सब कुछ बांटते हैं।
और अल्लाह ताला की तरफ से अगर अच्छा दोस्त आपके पास मौजूद है तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। इसी हवाले से आज हमने बात करनी है क्योंकि दुनिया भर में दोस्ती का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है, और मैं भी जिस हवाले से आज बात कर रही हूँ वो ये कि हम सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई एक या दो दोस्त ऐसे ज़रूर होते हैं जिस पे आप बहुत रिलाई भी करते हैं, और आपकी कोशिश होती है या आपका जो साथ होता है उनके साथ या बॉन्डिंग होती है वो इतनी स्ट्रांग होती है। मौला अली का कॉल है कि बेवकूफ़ से दोस्ती ना करना क्योंकि वो तुम्हें फ़ायदा पहुंचाना चाहेगा लेकिन नुकसान पहुंचा देगा। कंजूस से दोस्ती ना करना क्योंकि जब तुम्हें उसकी मदद की ज़रूरत होगी तो वो तुमसे दूर भागेगा। बदकिरदार से दोस्ती कभी मत करना वरना वो तुम्हें कौड़ियों के मोल बेच देगा। और झूठे से दोस्ती ना करना क्योंकि वो शराब की मानंद तुम्हें जो दूर की चीज़ें हैं उनको करीब और करीब की चीज़ों को दूर करके दिखाएगा। इसी तरह मौला अली ने यह भी फरमाया कि झूठे से दोस्ती ना करना क्योंकि वो तुम्हारे बुरे कामों को अच्छा कहेगा और तुम्हें अपना जैसा बना देगा। आज दुनिया भर में जी दोस्ती का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और इस खूबसूरत रिश्ते के हवाले से हम बात करेंगे। डॉक्टर जावेद इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने हमें इस मौके के ऊपर इस टॉपिक के ऊपर ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं दोस्ती जो एक लफ्ज़ है ये है तो इतना गहरा और इतनी इम्पोर्टेंस का हामिल, लेकिन हम इसको अपनी ज़िंदगी में बड़ा फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि वो हमारा दोस्त है, फलाना हमारा दोस्त है। दोस्ती या दोस्त है क्या? देखिए, दोस्त वो है जिसके सामने आपको इस बात का खौफ नहीं होता कि वो आपको जज करेगा। दोस्त वो है कि जिसके साथ आप 2 घंटे भी बैठें और बात करने का कोई एजेंडा ना हो, आपका पहले से तयशुदा कोई मौजू ना हो, मगर आप 2 घंटे भी बातें करते रहें और बिल्कुल आप बोर ना हो और आपके पास खुद ब खुद टॉपिक्स निकल आएं। दोस्त वो है कि जिससे आप अपने दिल की, दुख दर्द की कोई भी बात बगैर किसी शर्म के और झिझक के कर सकें, इस तवक्को के साथ कि ये बातें सुनकर वो आपको बुरा या अच्छा नहीं समझेगा और उसका जो लेवल है ताल्लुक आपसे वो बिल्कुल भी मुतासिर नहीं होगा, चाहे आपकी बात जितनी भी खौफनाक हो। तो ऐसा शख्स अगर आपकी ज़िंदगी में है तो फिर आपके पास एक दोस्त है मौजूद। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ अब विद टाइम मुझे लगता है कि मैं अपने वालिदैन को या बुज़ुर्गों को देखूँ तो उनकी ज़िंदगी में आज तक वो दोस्ती वाला एसेंस या उनके साथ एक प्रॉपर रिश्ते चले आ रहे थे। अनफॉर्चुनेटली हमारी जनरेशन के अंदर आज दोस्ती के पैमाने, उसको जज करने के पैमाने बड़े मुख्तलिफ हो गए हैं, और आजकल लॉन्ग लास्टिंग जो रिलेशनशिप्स, या मैं दोस्ती के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, फ्रेंडशिप्स, वो इतने नहीं हैं। आप क्या समझते हैं, क्या वजूहात है इसकी? देखिए, जो मौजूदा नस्ल है ना, इन बेचारों की एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि ये कनेक्शंस को रिलेशन समझते हैं, और इन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और ख़ास तौर पर ये सोशल मीडिया की वजह से आप किसी शख्स से पूछेंगे कि आपके कितने दोस्त हैं, वो कहेगा मेरे 5000 दोस्त हैं, और जो मुझे लाइक करते हैं वो तो 2 मिलियन हैं। लेकिन वो बेचारा ना इसको रिश्ता समझ रहा है, हालांकि वो रिश्ता नहीं है, ये कनेक्शन है। कनेक्शन और रिश्ते में ये फ़र्क है कि कनेक्शन को बनाने के लिए आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, आपको सिर्फ एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है और आगे से अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो आपका कनेक्शन बन जाता है। और कनेक्शन को तोड़ने के लिए भी आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। फ़र्ज़ करें मेरा किसी के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है तो मैंने उसमें 10 साल इन्वेस्ट किए हैं, उसमें मैंने अपना वक्त इन्वेस्ट किया है, अपनी मोहब्बत इन्वेस्ट की है, अपना ताल्लुक इन्वेस्ट किया है, और कनेक्शन में मैंने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया। अगर मुझे कोई दोस्ती तोड़नी भी पड़े तो उसके लिए भी मुझे बहुत ज़्यादा एहतमाम और बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी। लेकिन कनेक्शन को तोड़ने के लिए आपने सिर्फ अनफ्रेंड करना है और कनेक्शन टूट गया। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। नई नस्ल के 2 और प्रॉब्लम भी हैं कि वो इंफॉर्मेशन को नॉलेज समझते हैं और कन्वीनियंस को हैप्पीनेस समझते हैं। तो ये जहाँ जदीद जो कम्युनिकेशन के ज़राए हैं वहाँ उन्होंने बहुत आसानी कर दी है। अब मैं आपके साथ बिल्कुल आपको देख भी सकता हूँ, आपसे बात भी कर सकता हूँ, तो इस तरह की बहुत सी सहूलतें मिल गई हैं। मगर साथ ये भी हो गया है कि हमारे ताल्लुकात का लेवल बहुत शैलो हो गया है और वो डेप्थ नहीं है हमारे ताल्लुकात में जो कि पहले हुआ करती।
तो डॉक्टर साहब, इस डेप्थ ना होने या शैलोनेस का हमारी पर्सनालिटीज़ पे भी बहुत असर आ रहा है, और वो हम देखते हैं क्योंकि जिस तरह आपने डिजिटल दौर की बात की कि डिजिटल दौर के अंदर हम चीज़ों को बड़ा कन्वीनियंट समझते हैं अपने लिए, कि एक बटन दबाने से कोई दोस्त बन गया और वही बटन दबाने से कोई आपका अनफ्रेंड भी हो गया। लेकिन वो जो एक एसेंस होता है फ्रेंडशिप का, उसको या उस स्पार्क को मेंटेन रखने के लिए क्या किया जाए? क्योंकि ये वो रिश्ते हैं जो हम शायद लैक कर रहे हैं और हमें रियलाइजेशन नहीं है कि विद टाइम इसका हमारी पर्सनालिटी, हमारी लाइफ पे बड़ा गहरा असर है। जी डॉक्टर साहब, आपको आवाज आ रही है? आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है। जी जी, लेकिन बहरहाल जो कुछ कनेक्शन का इशू है। आवाज, हाँ आपको जी, मेरी आवाज आ रही है? जी अब आई है डॉक्टर साहब, अब आप बोलिएगा प्लीज। हाँ जी, सकती हैं मुझे? जी 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 बिल्कुल हमारी पर्सनैलिटी पे इसका ये असर पड़ा है कि जो एक डीप थॉट प्रोसेस इंसान के अंदर होता है ना, डीप थॉट प्रोसेस, जिसके जरिए वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और जिसके जरिए वो जिंदगी को बहुत संजीदगी के साथ लेता है, उसका बहुत ताल्लुक है इस बात से कि हमारे रिलेशनशिप कितने स्ट्रांग हैं। ये जो शैलोनेस हमारे अंदर आ गई है, हम जरा सी बात पर हंस पड़ते हैं, मामूली सी बात को जिसके ऊपर किसी किस्म की कोई सीरियस नहीं होना चाहिए, उस पर सीरियस हो जाते हैं। ये सारा का सारा पर्सनैलिटी पे इफेक्ट पड़ा है सोशल मीडिया के होने का, और इसलिए इससे बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ वक्त ज़रूर निकालें जो कि हमारे लिए खालिस हो, बगैर ये डिजिट्स के, बगैर गैजेट्स के और बगैर इस सोशल मीडिया के। जो रियल रिलेशंस हैं उन पे इन्वेस्ट करें। रियल रिलेशन जो लोगों के साथ हैं, रियल रिलेशंस जो नेचर के साथ हैं, रियल रिलेशन जो अपनों के साथ हैं और रियल रिलेशन जो हमारे अपने साथ हैं। तो इनके लिए कुछ टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। कुछ अरसे के लिए ये जो गैजेट्स हमारे साथ हैं इनको थोड़ी सी छुट्टी देनी पड़ेगी। और दूसरी अहम बात यह है कि जब हम ये जो डिजिटल वर्ल्ड में, साइबर वर्ल्ड में दोस्त बनाते हैं, तो इसमें सवाए वक्त के देने के और कोई चीज़ नहीं है जो हम देते हैं, जबकि बाकी रिश्तों में और भी बहुत कुछ देना पड़ता है, अपने जज्बात भी देने पड़ते हैं। जो सारा एलिमेंट है इसको दोबारा से अपनी लाइफ में लाने की जरूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये तो बातें वो हैं जो आप बहुत खूबसूरत अंदाज में बता रहे हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए, लेकिन हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी नेगेटिव दोस्तियां भी हैं, हमारे ऐसे रिलेशन भी हैं जो हमारी पर्सनालिटी पे एक उल्टा असर भी डाल रहे हैं। शायद पॉजिटिव चीज़ें हम कहीं ना कहीं सीख भी कर लेते हैं, लेकिन नेगेटिविटी का हमें उस हद तक एहसास नहीं होता है जब तक वो हमारी लाइफ को बुरे तरीके से मुतासर ना करे। तो ये जो अच्छी दोस्तियां, ये हेल्दी दोस्तियां ना होना, इसका भी तो नुकसान है। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्टडी हुई थी, बहुत फेमस स्टडी है, स्टैनफोर्ड से मिल जाएगी नेट के ऊपर, जिस हाँ डॉक्टर साहब को कुछ आप दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करें प्लीज़। राबता हमारा मुनक़ता हो गया। बड़ी खूबसूरत बात डॉक्टर साहब कर रहे हैं कि हमें इस डिजिटल दौर से, इन गैजेट से थोड़ी ब्रेक लेने की ज़रूरत है। दो कि वी ऑब्ज़र्व मोस्ट ऑफ द टाइम कि हमारी जो ये सो कॉल्ड डिजिटल दोस्तियाँ हैं, एंड ही सो राइट अबाउट इट, कि हमें सिर्फ इस दोस्तियों के अंदर टाइम देना होता है, हमें कोई एफर्ट पुट नहीं करनी पड़ती, कोई रिलेशंस, कोई इमोशंस, कोई चीज़ें उस चीज़ में शामिल नहीं होती हैं। शायद इसी वजह से जब हम किसी से डिस्कनेक्ट होते हैं तो हमें इतनी एफर्ट पुट नहीं करनी पड़ती, क्योंकि जब हमने उसके साथ एक ताल्लुक बनाने में एफर्ट पुट नहीं की तो कैसे कर सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, आप अपनी बात को प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च के हवाले से आप बता रहे थे। जी, मैं ये कह रहा था कि वहाँ एक बड़ी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी हुई और शायद अभी भी हो रही है, जिसमें उन्होंने वहाँ के ग्रेजुएट्स को फॉलो किया ओवर द ईयर्स। तकरीबन 70 साल की लंबी स्टडी में उन्होंने ये देखा कि वो वहाँ के जो ग्रेजुएट थे, उनकी ज़िंदगी का जब जायज़ा लिया
और ये पता चलाया कि उनमें से कौन खुश थे और कौन खुश नहीं थे, तो उन्हें ये पता चला कि जो लोग खुश थे उनका क्राइटेरिया ये नहीं था कि उनके पास पैसे ज्यादा हैं कि नहीं, उनकी अथॉरिटी है कि नहीं, उन्हें बड़ा ओहदा मिला कि नहीं मिला। खुश वो लोग थे जिन्होंने अपने रिश्तों को संभाल के रखा, वो लोग जिनके हेल्दी दोस्त थे, वो लोग जिनके साथ पुराने रिश्ते मौजूद थे, उनके चाइल्डहुड फ्रेंड्स उनके साथ थे, वो ओवरऑल जो क्राइटेरिया खुशी का उन्होंने चेक किया तो उसमें ये पता लगा। और ये बड़ी ऑथेंटिक स्टडी है। तो हम में से भी वो लोग जो खुशी की तलाश में हैं, उनके लिए अच्छी दोस्ती, हेल्दी दोस्ती वो बहुत जरूरी है। दूसरा, आपने ये कहा कि कुछ ऐसे दोस्त भी तो होते हैं जो नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं, तो ये तो हमारी अपनी परख है ना कि हम उन लोगों के साथ वक्त गुजारें जो कि आईक्यू में, ईक्यू में हमसे बेहतर हैं। वो शख्स बहुत अक्लमंद है जो कि अपनी कंपनी उन लोगों के साथ गुजारता है जहां से उसकी तरफ फ्लो होता है। वो लोग जो उससे बड़े हैं, रुतबे में बड़े हैं, वो लोग जो अकल में उससे बड़े हैं। तो जैसे भी आपने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अक़वाल बताए थे कि अगर हमारे इर्द गिर्द वो लोग होंगे जो साहिब अमल होंगे, जो साहिब इल्म होंगे, जो खुलूस वाले लोग होंगे, तो हमारी पर्सनैलिटी भी एनहांस होगी और हम ग्रो करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने बात बिल्कुल ठीक की, लेकिन इसके साथ साथ हमारी जो आम रोज़मर्रा की रूटीन है, हमारे लाइफस्टाइल बड़े मुख्तलिफ हो गए हैं। हमें हर चीज़ जल्दी में करनी है, हमें अगर किसी से ताल्लुक़ बनाना है वो भी बड़ा जल्दी से करना है, दोस्ती करनी है वो भी जल्दी से करनी है। तो जो वो परख वाली आप बात कर रहे हैं ना, वो शायद हम कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर देते हैं, और जिस टाइम तक हमें परख होती है तब तक मामलात हमारी अपनी ज़िंदगियों के बड़े मुतासिर हो चुके होते हैं। तो ये जो हर काम में हमारी, मैं अपनी जनरेशन की बात कर रही हूँ, हर काम में बड़ी जल्दी है। ताल्लुक़ बनाना है तब भी जल्दी है, ख़त्म करना है तब भी बहुत जल्दी है। हम रिलेशंस को टाइम नहीं देते हैं, ये भी तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जी बस अब ये तो इस जमाने में रहने की कॉम्प्लिकेशन है ना। आप सर्द इलाके में रहेंगे तो आपको सर्दी लगेगी। हमें याद है कि जब मैं आपकी उम्र में था तो पीटीवी पे ड्रामा जो चलता था तो वो ब्लैक एंड वाइट ड्रामा होता था। तो उसका पहला सीन फॉर एग्जांपल ये होता था कि एक शख्स है जिसने एक शॉल ओढ़ी हुई है और वो खिड़की की तरफ देख रहा है और वो 5 मिनट तक बैकग्राउंड म्यूजिक चल रही है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उठता है, फिर वो खिड़की खोलता है तो बाहर से एक दरख्त पे हवा चल रही है और पत्ते उसके, और ये सीन 20 मिनट तक चलता रहता है। और अब अगर आप किसी ड्रामे को देखें तो उसमें 1 मिनट के अंदर कम से कम कुछ 7, 8, 9, 10 कट होंगे, यानी वो आधे मिनट का सीन भी जो है वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो ये तो इंसान का एक प्रॉब्लम है। और अगर आपके पास वक्त है तो मैं इसकी साइंटिफिक रीजन बता सकता हूँ। हमारे जिस्म में खुशी हासिल करने के लिए जो केमिकल आता है उसको हम डोपामीन कहते हैं। फर्ज करें कोई शख्स सिगरेट का एक कश लगाता है तो उसको डोपामीन प्रोड्यूस होती है। अगर वो फर्ज करें स्क्रीन के साथ एडिक्टेड है तो वो डोपामीन प्रोड्यूस होती है। तो ये देखा गया है कि आज से 20 साल पहले पूरी इंसानियत के अंदर जितनी क्वांटिटी डोपामीन की चाहिए थी कि किसी को फुलफिलमेंट देने के लिए और खुशी देने के लिए, वो नैनोग्राम्स के अंदर थी। यानी थोड़ी सी बात पे वो खुश हो जाता था। एक बच्चे को मुस्कुराता देखकर खुश हो जाता था, एक फूल को खिलता हुआ देखकर खुश हो जाता था, सूरज के गुरूब होने या तुलू होने को देखकर खुश हो जाता था। अब उसी लेवल की खुशी हासिल करने के लिए इंसान को उससे हजारों गुनों ज्यादा डोपामीन चाहिए। और वो इसलिए कि जो डोपामीन के रिसेप्टर्स हैं इन्फ्लेट, थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसको जरूरत पड़ेगी कोई ना कोई नई चीज की, कुछ ना कुछ सीन के बदलने की, कुछ ना कुछ ताल्लुकात के बदलने की, कुछ ना कुछ ख्यालात के बदलने की। तो ये तो एक प्रॉब्लम है इस जनरेशन का। और इसके लिए इज्तिमाई तौर पर तो पता नहीं कुछ किया जा सकता हो या ना किया जा सकता हो, लेकिन इनफरादी तौर पे आदमी कोशिश करके अपने आप को बदल सकता है। आप खुद देखिए ना कि एक मैच क्रिकेट का चल रहा होता है, हर ओवर के बाद एक ही इश्तिहार 3-3 दफा आ रहा होता है। एक ही इश्तिहार 3-3 दफा आ रहा होता है। दिन के अंदर वही खबरें टॉप ऑफ द ओवर के ऊपर वही चल रही होती हैं। और इस वजह से इंसानी जहन वो इतना ज्यादा फ्लिप, एक बाकायदा साइकोलॉजी की बीमारी है जिसको फ्लिप सिंड्रोम कहते हैं, जिसकी वजह से दिमाग हर वक्त फ्लिप करता रहता है। वो एक जगह पर टिक नहीं सकता, एक जगह पर सुकून नहीं हासिल कर सकता। तो ये कॉम्प्लिकेशन है यहाँ रहने की, इस जमाने में पैदा होने की। लेकिन हम इनफरादी तौर पर कोशिश करके, इससे मेहनत करके इससे बच सकते हैं।
थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आपको दोबारा भी हम ज़हमत दें, इतना खूबसूरत अंदाज में आपने एक्सप्लेन किया है। ज़ाहिर है दोस्ती हम सबकी सब कहीं ना कहीं होती है, लेकिन ये सो राइट के क्वालिटी फ्रेंडशिप्स या ऐसा दोस्त या ऐसे दोस्त आपकी ज़िंदगी में ज़रूर होने चाहिए जो अच्छे बुरे हालात में आपके साथ खड़े हों, आपको इमोशनल सपोर्ट जब चाहिए हो तब आपके साथ मौजूद हों। तो वो जो सपोर्ट होती है वो किसी और टर्म्स में नहीं, सिर्फ एक फ़ोन कॉल पे अच्छे तरीके से बात करके, नॉर्मल बात करके भी आप फील कर सकते हैं। सो आई थिंक कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आज वर्ल्ड फ्रेंडशिप डे भी है, दोस्ती का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सेलिब्रेटेड गाइज, अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए जी। अब जिस टॉपिक के हवाले से हम बात करने वाले हैं, दो कि हमारे रिलीजन में सफाई को निस्फ ईमान का दर्जा दिया गया है। हम सफाई की बात करते हैं, हिफ्ज़ान सेहत के असूलों की बात करते हैं। ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जो किसी भी माशरे में रहने वाले फ़र्द के लिए इसको नज़रअंदाज करना जो कह ले मुश्किल है। सफाई हमें ज़हनी, जिस्मानी, समाजी, फ़िक्री हर तरह से जो कह ले सेहतमंद बनाती भी है, और अपने माहौल को साफ़ रखना हम सबकी ज़िम्मेदारी भी है। ये सिर्फ एक फ़र्द की या इंडिविजुअल लेवल पे बात नहीं हो रही, लेकिन इज्तिमाई तौर पे भी अगर हम बात की जाए तो सफाई को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना बड़ा ज़रूरी होता है। ज़ाहिर है, लेकिन जब हम अपनी रियासत की बात करते हैं, इदारों की बात करते हैं, तो आवाम उनसे एक्सपेक्ट भी ये करती है कि जी जो गवर्नेंस के मसाइल हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाए। आज हम पंजाब के हवाले से बात कर रहे हैं जी। जो सफाई की ज़रूरत के पेश नज़र जो हुकूमत ने सूबे में कूड़ा टैक्स लगाया है, और ये दही इलाकों में 5 मरले के घरों पे बात की जाए तो 200 रुपये है, 10 मरले से 1 कनाल के घर के ऊपर जो 400 रुपये है, छोटे कारोबार जो देहात में चलाते हैं या दुकानों पर वो 300 रुपया देंगे, जबकि दरमियाने दर्जे के जो कारोबार हैं वो 700 रुपया देंगे। फिर 10 मरले से 1 कनाल के घर पे 500 से 2000 रुपये है, और फिर उससे बड़े जो घर है उन पर 5000 रुपया जो कूड़ा टैक्स है वो आयद किया गया है। शहरों में भी यही सूरत हाल है जी। ये कूड़ा टैक्स लगाने से क्या होगा? क्या वाकई जिस सफाई के हवाले से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हालात वाक़या ठीक हो जाएंगे? दो कि बहुत सारी जगहों पे सोसाइटीज़, विद इन द सोसाइटीज़ तो ये टैक्सेस को कलेक्ट करती हैं, या जो फ़ी कह लें कूड़ा टैक्स है ये अदा की जाती है शहरियों की जानिब से, लेकिन ये पंजाब भर में जो इम्प्लीमेंट हुआ है ये किस हद तक जो कह लें बेहतर होगा? और इसके अलावा दुनिया भर के ममालिक किस जो कह लें प्लान के ऊपर या किस रोड मैप के ऊपर अपने सारे प्रोसेस को लेके चलते हैं, इस पर भी बात करेंगे। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद है, रहनुमा तहरीक इंसाफ है, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच मुसर्रत साहिबा, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ाइन, खुश। लेकिन ये जो कूड़ा टैक्स सुन के जो बिजली की तरह गिरा है आम आवाम पे, बहुत ही बुरा महसूस हो रहा है। अच्छा मुसर्रत साहिबा, ये जो कूड़ा टैक्स है, अब हमने पता है कि ठीक है ज़रूरी है सफाई करना, लेकिन डोंट यू थिंक कि ये ऑलरेडी एक ज़िम्मेदारी है एक इंतज़ामिया की, जिसको उन्होंने करना है बेहतर? जो टैक्सेस हम सारे इधर उधर अदा करते हैं, एक छोटी सी बॉल पॉइंट के ऊपर भी हम टैक्स अदा कर रहे हैं, तो क्या वो टैक्सेस इतने नाकाफ़ी हैं कि अब हमें कूड़ा टैक्स भी देना है? देखो उर्मिला, मेरी और आपकी बदकिस्मती है कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं ये सिर्फ एलीट कैप्चर, रूलिंग एलीट, और सिर्फ इसमें इनकी मरात के लिए, इनकी 5-5 करोड़ की गाड़ियां खरीदने के लिए, इनके जो लॉन्स हैं उनकी तज़ीनो आराइश के लिए अरबों रुपए के बजट चूँकि उन्होंने बढ़ा दिए हैं, तो ये अवाम का खून चूसने के ऊपर उतर आए हैं। बहुत अफसोसनाक है। देखो पूरी दुनिया में जो टैक्सेशन है वो गरीब आदमी से नहीं, उनको इस्तिस्ना है, और यहाँ पे गरीब आदमी के ऊपर, मुझे ये बताओ जो 2 मरले 5 मरले के घर में रहता है और पूरा पूरा ख़ानदान रहता है, 2-2 3-3 फैमिलीज़ रहती हैं, आप उनमें उनसे ये पैसे निकाल रहे हो। और जुल्म की इंतहा ये है कि पहले जितना बिजली का बिल आता था एक आम आदमी 1 मरले 2 मरले 3 मरले के मकान में, उतना इन्होंने कूड़ा टैक्स लगा दिया है। तो लोग कैसे जिंदा रह पाएंगे? मैं कुछ होशरुबा फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहूँगी, क्योंकि इनकी जो टिकटॉकर्स हैं, इनकी जो तर्जुमान है, वो सिवाय फजूल लिफाजी के और लोगों के ऊपर एक तो लोगों को जख्म गहरे घाव देते हैं महंगाई की शक्ल में, फिर उसके ऊपर नमक छिड़कने के लिए एक बिल्कुल नॉन फैक्चुअल आके इनकी हमें गुफ्तगू सुननी पड़ती है, इनकी हमें टिकटॉक्स देखनी पड़ती हैं। देखो उर्मिला,
कोरोना के बाद पूरी दुनिया में लोगों को, क्योंकि महंगाई 2021-22 के बाद अचानक से कोविड की वजह से बढ़ गई थी, पूरी दुनिया अपने लोगों आवाम को रिलीफ दे रही है। यानी कि जो 2021, 20 और 21 में जो कीमतें थी पूरी दुनिया ने उससे 8% कम कर दी है अशियाए खुर्दनी पे, लोगों को रिलीफ दे रहे हैं। और हम इस वक्त 2020 और 21 से 60 से 70% महंगाई ज्यादा हमारी गरीब आवाम झेल रही है। मैं कुछ और चीजें आपके सामने रखना चाहती हूँ। देखो, ये जो टैक्सेशन जो हमें आके बताते हैं पूरी दुनिया में बहुत टैक्स होते हैं, तो इन अक्ल के अंधों को बताएं कि पाकिस्तान में अगर टैक्स पहले कम था तो वो कोई हुक्मरानों की मेहरबानी की वजह से कम नहीं था। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में लोगों की आमदनी कम है। मसलन मैं आपको बताती हूँ, पाकिस्तान में जो आमदन है $1500 पर कैपिटा पर ईयर है पाकिस्तानी शहरी की, और दुनिया में ये 25,000 से 30,000 के बीच में वेरी करती है पर कैपिटा। और हमारे खित्ते के ममालिक में उर्मिला ये 4,000 से 5,000 पहुंच चुकी है। और खित्ते में कौन शामिल है? इंडिया, बांग्लादेश और इस तरह के ममालिक, श्रीलंका वगैरह। जब आपके गरीब पब्लिक की आमदनी $1500 पर कैपिटा है, उसके ऊपर ये बिजली, और बिजली की मैं आपको एक बताऊं, पाकिस्तान अगर मैं एक इंटरेस्टिंग चीज आपके सामने रखना चाहती हूँ। जिस वक्त आप हमारे जमाने में जब 2020-21 में आप देखो, जब हम कोरोना को डील कर रहे थे तो तूफान ने बदतमीजी मचाया हुआ था कि जी महंगाई ज्यादा है यहाँ पे। उस वक्त 3 डिफरेंट सर्वेज आए थे दुनिया में, और वो सर्वेज क्या कहते हैं अभी पड़े हुए हैं, देख लें जाके वेबसाइट पे। उन 3 सर्वेज के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर कॉस्ट ऑफ लिविंग सबसे कम थी। पाकिस्तान, इसका मतलब आसान जुबान में बताऊं कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क था 3 डिफरेंट सर्वेज के अकॉर्डिंगली 2020-21 में। मसलन कैसे सस्ता था? रेंट उसमें हमारा पूरी दुनिया में कम था, लेकिन सिर्फ अफगानिस्तान का एक ऐसा मुल्क था जो रेंट में हमसे कम था, क्योंकि जंग थी, वहां पे लोग रहने वाले ज्यादा नहीं थे। उसके बाद बिजली में जो दुनिया के 18 सस्ते तरीन ममालिक थे, उनमें हम 18वें नंबर पे थे। और जो तेल सिर्फ हमारा उन ममालिक से महंगा था जो खुद जिनकी तेल की पैदावार है। और उसके अलावा रेंट, एजुकेशन, ये ग्रॉसरी, इन तमाम चीजों में पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क था। आई मीन खित्ते के भी तमाम ममालिक से और पूरी दुनिया से भी कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पे कम थी। और आज इन्होंने इस मुल्क में लोगों का मरना मुश्किल कर दिया। और उसके ऊपर जो बिजली की जो कीमतें हैं। और एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि दुनिया ने क्या किया, कोरोना के बाद अपने शहरियों को रिलीफ दिया, और 2020-21 के बाद जब महंगाई की लहर आई थी उसमें तो उन्होंने 8% इजाफा कर दिया। और हमने क्या किया, हमने 60 से 70% महंगाई की। लोगों के पास इस वक्त 2 वक्त की रोटी खाने के पैसे नहीं है। आप ये देखो, जो बिजली के बिल थे वो क्या वो कम थे कि अगर किसी की सैलरी 30,000 है उसको 40-50 हजार बिल आ रहा है। ऊपर से कूड़े के बिल के जो मैं देख रही थी, मुझे शर्म आ रही थी कि आपने 5 मरले के घर के लोगों की हालतें जार जाके देखें, 3 मरले के लोगों की हालतें जार जाके देखें, उनके लिए ये 500 मायने रखता है। और आप फैसिलिटी दे कोई नहीं रहे, टैक्स पे टैक्स। यानी कि देखो, ये मैं फैसिलिटी वाली बात की उम्रा से लिया जाता है जी। मैं आपकी फैसिलिटी वाली बात के ऊपर पे करना चाहती हूँ, ये डिवीजन है कि पूरी दुनिया की जहाँ आप एग्जांपल दे रही हैं, जाहिर है हम सब जानते हैं, आपने भी सफ़र किया होगा, बहुत सारे लोग जो अफोर्ड करते हैं वो चाहते हैं और देखते भी हैं कि अगर वो अपने शहरियों से टैक्स लेते हैं तो उनको फैसिलिटेट भी करते हैं। उन्हें पता होता है कि उनका बच्चा जो है वो भूखा नहीं सोएगा, उनका बच्चे के स्कूल की एजुकेशन फ्री है, उनके बच्चे का जो मेडिकल का खर्चा है वो फ्री है। अब मसला ये है कि टैक्स देने में आपको और मुझे शायद एतराज़ नहीं है, मुझे एतराज़ इस बात से एज अ शहरी कि अगर मैं टैक्स दे रही हूँ तो मुझे मेरी लाइफ सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी, ये चीज़ें प्रोवाइड होनी चाहिए। ये कूड़ा टैक्स ले ले या कोई और टैक्स ले ले, लेकिन एटलीस्ट इन रिगार्ड कुछ आवाम को फैसिलिटेट तो करें। नहीं उर्मिला, आई डिसएग्री, बिकॉज ऑलरेडी आप टैक्सेशन की मद में हम ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी दे रहे हैं, बट उसके अगेंस्ट हमें मिल रहा है 0, राइट? दोबारा सुन लो, ये फैशन में हम कहना छोड़ दें कि ठीक है हम टैक्स देने के लिए जब भी नया टैक्स लगाते हैं तो हम टॉक शोज में बैठ के ये हम कहना बंद करें, गरीब मुझे आपको फर्क नहीं पड़ेगा, गरीब आदमी को अब तो हमें भी फर्क पड़ता है, हमें पड़ रहा है, हमें बिल्कुल पड़ रहा है। अब सुने,
सुनो, अब ये लेटेस्ट फिगर सुनो, ये क्या कहते हैं, एक जेनेरिक जाहिलों का टोला टॉक शोज में आएगा, स्पीचेस करेगा, लिखी हुई पर्चियां पढ़ पढ़ के पूरी दुनिया में महंगाई है। एब्सोल्युटली नॉट। अब 2024 में जो लेटेस्ट इस खित्ते में जिसमें मैं और आप रहते हैं, वहां पे हमारे जो पड़ोसी ममालिक है, वहां पे फी यूनिट रुपये में मैं बात कर रही हूं, बिजली का फी यूनिट 16 से 18 रुपए। मैं देख के बता रही हूं कि मैं फिगर्स आप गलत नहीं बता सकते। उसके बाद हमारे यहाँ इस वक्त उसकी फी यूनिट कीमत है 70 रुपए। ये कहां लिखा है कि इंडिया में, बांग्लादेश में फी यूनिट जो वो अपने सार्फिन को दे रहे हैं 16 से 18 रुपए और हम दे रहे हैं 70 रुपए? ये क्या अजाब है हमारे ऊपर। फिर जो टैक्स हम पहले दे रहे हैं उसकी यूटिलिटी, उसके अगेंस्ट आपको कोई एक फैसिलिटी, यू शुड टेल मी, हमें क्या मिली है? क्या हमें एजुकेशन दे रही है गवर्नमेंट? क्या हमें हेल्थ फैसिलिटी दे रही है? हमने हेल्थ कार्ड शुरू किया था एक सफेद पोश और एक मिडिल क्लास के लिए, इट वाज गरीब के लिए तो था ही था, बहुत बड़ी रिलीफ थी जो इन जालिमों ने छीन ली। लेकिन क्या है, गाड़ी के टायर बदलने हैं 2 करोड़ लग गया, नई स्पीकर साहब को गाड़ी लेके देनी है, मेरे और आपके कूड़े के टैक्स लगाने पड़ रहे हैं उनको। वजह है उन्होंने खर्चे अपने बढ़ा दिए। जरदारी साहब ने अपने लोन का खर्चा अगर अरबों रुपए बढ़ा दिया है पर मंथ और एनुअली जो बजट में इनके जो, और फिर एक और चीज देखो, हर बजट में गरीबों के लिए क्यामत होती है, पहाड़ टूटता है, और ब्यूरोक्रेसी को जिनके थ्रू इन्होंने लूटना है उन्हें डबल बोनसेस, उनकी सैलरीज डबल। और फिर मुझे तो शर्म आती है, ये जो हमारे जो मेरे कोलीग्स हैं, मतलब कि तुम लोग झूठा खाना छोड़ दो, आप लोगों को क्या जरूरत थी, आप पब्लिक के नुमाइंदे हैं कि जी आप लोग भी अपनी वो जो डेली जो आपका अलाउंस है, पेट्रोल ठीक है महंगा हो गया, तो इन्होंने अपनी भी तनख्वाहें पार्लियामेंट के अंदर बैठ के बढ़ा ली हैं। ये कैप्चर एलीट इस मुल्क को खा चुका है। अब गरीब अवाम मर रही है, खत्म हो गई है, उसके ऊपर ये शर्मनाक। और फिर इनकी बातें सुनो, गाड़ी लेके शुएब कहाँ पानी है, अब ये अगला टिकटॉक के लिए कौम रेडी हो जाए। हेलो कोई तहमीना, समीना, करीना, कहाँ कूड़ा पड़ा हुआ है, मैं आ रही हूँ कूड़ा उठाने, इसके अलावा हमें टिकटॉक जरूर मिलेगी बदले में, उसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। सीरियसली मैं थोड़ा सा जज्बाती हो रही हूँ। मैं पहले मतलब पॉलिटिकल बातें हम लोग करते हैं, जब ये दुनिया के हालात देखते हैं कि लोग अपने रियासत माँ के जैसी है। हमारे नेबरिंग कंट्रीज में भी ये कॉन्सेप्ट आ चुका हुआ है, जहाँ के सारे हालात हमारे जैसे थे और वो हमसे कहीं आगे निकल गए, और हम सेल्स टैक्स और पता नहीं कौन कौन से बदमाश टैक्स लगाने के बाद अच्छा, अब जी जो 2 मरले का मकान है, अब मेरा आपसे एक सवाल है, और मैं आप दे क्या रहे हो? अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये कि साहिबा आप भी हुकूमत में रहे हैं, आपकी जमात भी रही है, ये जो आकर बात करते हैं कि जी खुशहाली आ गई है, तरक्की आ गई है, मैं आपसे एज ए सियासतदान में तहरीक इंसाफ के रुकन के तौर पे नहीं आपसे पूछ रही, क्या आप लोगों को रियलाइजेशन होती है इन सियासतदानों को कि जो ये बात टीवी पे आकर कर रहे हैं या जो ये फैक्ट्स बता रहे हैं, ये किस फैंटेसी में रह रहे हैं? ये कौन सी खुशहाली है जो सिर्फ इनको नज़र आ रही है और आवाम तक वो नहीं पहुंच रही? ये रात को या जब अपने जॉब से फारिग होते हैं सेल्फ एनालिसिस करते हैं कि हमने टीवी पे बैठ के एक ऐसी आवाम को मिसगाइड किया है जो हमें मैंडेट देकर लाकर इन पार्लियामेंट के अंदर बिठाती है, हमसे एक्सपेक्ट करती है कि हम उनके मसाइल का हल करें। एज अ सियासतदान में सोच जानना चाहती हूँ कि क्या वाकई आप लोगों का कोई इसमें सेल्फ एनालिसिस नहीं होता? देखो उर्मिला, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन और इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, बट पॉइंट इज के देखो मैं बिलीव करती हूँ, या जब हमारी गवर्नमेंट थी, कि आप कंपैरिजन करें दुनिया के साथ भी। उस वक्त लोगों को अगर महंगाई फील हो भी रही थी तो दुनिया में हम बेहतर थे। आज हम अपने खित्ते में दुनिया में सबसे वर्स्ट हो गए हैं, जो कि कोहराम आपको नजर आ रहा है। आई बिलीव मसलन किसानों की अगर बात करें, हमारे दौर में किसान खुशहाल हुए, आपकी रिकॉर्ड गाड़ियों की सेल हुई। मेरा मानना यह है कि इसका पैमाना ही पब्लिक होनी चाहिए, मैं और आप नहीं होने चाहिए, राइट? इसका पैमाना पब्लिक होती है और वो आपको जो डिस्प्ले होना नजर आ जाती है अगर खुशहाली है। मसलन कोरोना के दिनों में हमने नहीं पाबंदी लगाई, आपकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी एट पीक थी, और नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में मैं बेल कराने के लिए सैटरडे को थी फैसलाबाद में, मुझे वहां पे हमारे लोकल लीडरशिप और वकला है, उन्होंने बताया कि डेली बेसिस पे वहां पे यूनिट्स बंद हो रहे हैं। आप फिगर्स निकालें, हमारे जमाने में वहां पे मजदूर नहीं मिल रहे थे, वेजेस डबल थे, और सारा वक्त ये देखो। और फिर एक और चीज है, मैं ये कहती हूं कि जो
इम्पैक्ट होता है आवाम के ऊपर रिलैक्सेशन का और रिलीफ का, वो नज़र आता है। उसके कुछ ये टेंजिबल चीज है, ये कोई ऐसी चीज हवाई थोड़ा है कि मैंने और आपने बातें करनी है, लोग फील करते हैं और वो रिएक्शन नजर आता है और लोगों को अगर खुशहाली मिलती है तो वो नजर भी आती है। थैंक यू वेरी मच मुसर्रत साहिबा, बहुत शुक्रिया कि आपने सुबह बखैर हमें वक्त दिया। मुसर्रत जमशेद चीमा, रहनुमा तहरीक इंसाफ, हमारे साथ मौजूद थी। जी, महंगाई है, अब आपने कूड़ा टैक्स भी देना है। आप अगर 5 मरले के घर में रहते हैं, 10 मरले के घर में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, आप कूड़ा टैक्स भी देंगे। अब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं, प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है। इससे पहले कि हम किचन में जो फाइनल अपडेट है उसके हवाले से आपको बताएं, लेकिन चूँकि पेरिस में जी होने वाले ओलंपिक्स के हवाले से हम आप थोड़ा सा जिक्र करेंगे पाकिस्तानी खिलाड़ियों की कारकर्दगी को लेके। कि हमारे प्लेयर्स का ऐसे बड़े इवेंट में जाना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वी ऑल नो कि उनको क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं और क्या नहीं मिलती है और कितने मुश्किल हालात के अंदर वो ट्रेनिंग करते हैं, और जब वहाँ जाते हैं तो हम उनकी कारकर्दगी पे तो सवालात नहीं उठा सकते, क्योंकि जाहिर है ये वो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि मैनेजमेंट या इदारे या इसकी गर्ज तक होती हैं। आज सैयद हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, इनसे हम बात करेंगे। जी, स्विमिंग का मुकाबला हो, शूटिंग का मुकाबला हो, पाकिस्तानी प्लेयर्स को इतनी खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके, और दो इट्स नॉट देयर फॉल्ट, ये उनकी गलती नहीं है, उनको फैसिलिटीज़ ही उस तरह से मिलती हैं। तो सैयद हैदर साहब बहुत शुक्रिया, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी, मैं शुक्रिया आपका इनवाइट करने का। जी मैं ठीक हूँ बिल्कुल। अच्छा हैदर साहब, मुझे ये बताइएगा, ये जैसे अभी हम ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं, आप चूँकि ख़ुद भी वहाँ पे मौजूद हैं, पाकिस्तानी खिलाड़ियों की रिप्रेजेंटेशन होना इटसेल्फ हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं। क्या समझते हैं इन परफॉर्मेंस मुतासर होने की वजूहात में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फैक्टर्स ऐसे हैं? देखिए, परफॉर्मेंस ना होने की एक वजह नहीं है। अगर आप एक वजह ढूंढेंगे तो नहीं मिल सकेगी। बहुत सारी वजूहत हैं, हमारा सिस्टम, हमारा कल्चर, हमारा लाइफ स्टाइल, ये सब चीज़ें बहुत इसमें रोल प्ले करती हैं। सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि हुकूमत हमें कोई प्लेयर्स को कोई सहूलतें नहीं दे रही है, बल्कि आपको पूरा एक सोसाइटी में एक सिस्टम बनाना पड़ता है। जो दूसरे मुल्क हैं जिन्होंने वहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाई है और मेडल्स जीते हैं, अगर आप देखें तो वो सारा साल अपने उस पर फोकस रहते हैं। हमारे यहाँ जब ऐसे बड़े इवेंट्स आते हैं उससे पहले हम उसकी तैयारी शुरू करते हैं। अच्छा, ओलंपिक में हमारा हमेशा से जो एक तुर्रा इम्तियाज था वो हॉकी था। हमने हॉकी में 3 मेडल्स, गोल्ड मेडल्स भी जीते हुए, 3 दफ़ा चैंपियंस बने। लेकिन पिछले 2 ओलंपिक से हॉकी की टीम क्वालिफाई नहीं कर पा रही है, और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। हमें उस पर सोचना चाहिए। हम एथलीट्स के ऊपर बात करते हैं, हम शूटिंग वालों पे, हम स्विमर्स पे, लेकिन वहाँ तो हमारा कल्चर ही नहीं है। पाकिस्तान में कितने स्विमिंग पूल बने हुए हैं जहाँ वो ट्रेनिंग कर सकें, लेकिन जो भी पहुँचे हैं, चाहे वो वाइल्ड कार्ड एंट्री से पहुँचे हैं या क्वालिफाई करके पहुँचे हैं, लेकिन हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो कम से कम एक लेवल पे पहुँचे हैं, चाहे वो आखिरी नंबर पर रहे हैं या सेकेंड लास्ट रहे हैं, लेकिन कम से कम उनकी वहाँ पे एंट्री तो हुई है, उनकी मौजूदगी, उन्होंने अपना एहसास तो दिलाया अपनी मौजूदगी का। ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन हमारे अरबाब इख्तियार को ये सोचना चाहिए, वो रिवायती खेल जिनमें हमेशा हम ओलंपिक में जाते थे, वो आज क्यों नहीं है, वो वहाँ पे क्यों टीमें नहीं पहुंची, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल। अच्छा हैदर साहब, आई सो अग्री विद यू कि मैं अपने इंट्रो में भी बात करी थी कि प्लेयर्स अच्छा खेल रहे हैं, बुरा खेल रहे हैं, हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते हैं। अगर वो वहाँ तक पहुँचे हैं, और जिस स्विमिंग शूटर्स की मैं बात कर रही हूँ, वी आर नॉट ब्लेमिंग देम, वी टोटली अग्री एंड अंडरस्टैंड कि उनके पास इस तरह की फैसिलिटीज़ ही नहीं है, वो तो चले गए हैं, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो आप हॉकी का जिक्र कर रहे हैं या दीगर स्पोर्ट्स की, जो हमारी स्ट्रेंथ रहा है माजी के अंदर, तो डोंट यू थिंक कि जब हम दुनिया में यहाँ से माशाल्लाह राना सनाउल्लाह साहब और मेरे ख्याल से 21-22 लोगों की टीम गई है, उन्होंने वहाँ देखा होगा कि प्लेयर्स की जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने उनको किस तरह से बैक किया हुआ है, किस तरह से वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उन स्पोर्ट्स को लेके चल रहे हैं। तो डोंट दे अंडरस्टैंड कि हमारे प्लेयर्स कितनी मुश्किल हालात, कितने नामसाइद हालात के अंदर ये ट्रेनिंग्स करते हैं, और इसी वजह से हॉकी जैसे खेल की आपने जिक्र किया है, हम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। हाँ बिल्कुल। देखिए, मुझे सबसे बड़ा जो एक मैं समझता हूँ अफसोस की बात है
कि हमारे यहाँ खेलों की जो मिनिस्ट्री है या खेलों के जो अरबाब इख्तियार हैं वो उसमें खालिस खिलाड़ी नहीं है और उसका असर पड़ता है। आप जब सियासतदानों को उसके ऊपर बिठा देते हैं तो वो अपने फिर फेवरेटिज्म वहाँ दिखाते हैं, अपने कुछ फ़ायदे दिखाते हैं। दूसरी मुल्कों की जो टीम आई हैं उसमें मिनिस्टर्स नहीं आए, लेकिन पाकिस्तान टीम के जो इस वक्त दस्ते के कमांडर हैं वो एक मिनिस्टर हैं और उनसे हमें सवाल करने का मौका नहीं मिल सका। कल मुझे नज़र आए थे वो, लेकिन वहाँ तक मैं पहुँच नहीं सका, वो जल्दी निकल गए वापस। तो हमारा सिस्टम जो है इसको बदलने की बहुत सख्त ज़रूरत है। अगर आप सिस्टम को नहीं बदलेंगे, इस वक्त एक ही खिलाड़ी है अरशद नदीम जिससे हमें बड़ी उम्मीद है और उसका जो इवेंट है वो लास्ट में आएगा क्योंकि इंडोर एथलीट्स होते हैं वो बिल्कुल एंड में आते हैं। तो उसके लिए हम वेट कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि वो वहाँ पे कुछ अपनी कारकर्दगी दिखा सकेंगे। बल्कि बहुत लोगों को उम्मीद है कि शायद वो अगर गोल्ड नहीं तो कम से कम ब्रोंज या सिल्वर मेडल ले सकेंगे। लेकिन 24 करोड़ की आबादी में सिर्फ 7 प्लेयर्स का वहाँ जाना, ये सबसे बड़ा सवाल है। डेफिनेटली ये बहुत बड़ा अलमिया है कि इतनी बड़ी आबादी के लोगों में सिर्फ 7 लोग गए हैं, जिनके साथ 21 के 22 मैनेजमेंट के या ओवरऑल लोग गए हैं। ये भी एक बहुत सोचने की बात है। थैंक यू वेरी मच हैदर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। हम आपको दोबारा भी तकलीफ देंगे चूँकि ओलंपिक्स जारी है, पाकिस्तानी खेलों को हम डिस्कस कर रहे हैं जनाब। इस हवाले से हमने बात की। हमारा खाना रेडी है किचन में। सुफियान ज़रा प्रेजेंटेशन थोड़ी सी कैमरे के करीब करें। और ये मुझे लग रहा था अंडे कच्चे होंगे लेकिन नहीं है, उन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा था, साढ़े ते छाट दो। ये देखें जी। और इसके ऊपर आपने किस चीज़ की ड्रेसिंग की है? इसके ऊपर टर्किश स्पाइस है, सोमेक। हाँ ओके, उसकी वो हर्ब्स हैं, कोई हर्ब्स हैं, फ्लावर्स हैं। ओके हाँ जी, वही किए हैं बस, और कुछ नहीं है। ज़बरदस्त। ये देखें जी हमारा खाना कितना खुश शक्ल है। आपको ही मैं दिखा देती हूँ, कैमरामैन मुझे इशारे कर रहे हैं, ये इधर देख लें जी, ये लें, ठीक है। ये ज़बरदस्त हो गया। थैंक यू वेरी मच सुफियान, बहुत शुक्रिया आपका। और ये रेसिपी जी हम कोशिश करेंगे आपको कि हमें रिपीट में भी आपको मिल जाए और डिजिटल पे भी हम इसको अपलोड कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत शुक्रिया सुफियान अवैस हमारे साथ मौजूद थे जी। आज की रेसिपी थी और इस हवाले से हमने आपको बताया भी। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा शो पसंद आया होगा। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।